हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के प्रीवियस पेपर्स को, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के वृतांत हमें किसके द्वारा ज्ञात हैं? द अकाउंट्स ऑफ कलिंगा वार इज़ नोन टू अस बाय द। ऑप्शन है हमारे पास शिलालेख 13, रुमनदेही स्तंभ शिलालेख, हुइनसेंग के लेख और लघु शिलालेख। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, शिलालेख 13 के अंदर कलिंग युद्ध के बारे में दिया गया है। और उसके बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अशोक से रिलेटेड लगभग 30 इंस्क्रिप्शंस हैं जिसको शिलालेख बोलते हैं। और ये शिलालेख गुफाओं के वाल पे बनाया गया है या अशोक के स्तंभ पे बनाया गया है। तो ये जो शिलालेख होते हैं लगभग दो तरीके के होते हैं। एक तो आपको हो गया दीर्घ शिलालेख जिसको मेजर रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं, और एक होता है लघु शिलालेख जिसको माइनर रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं। तो ये मेजर रॉक एडिक्ट जो हैं टोटल आपको 14 हैं, टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं। और इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं, तो कहीं भागिएगा नहीं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए तो देखते हैं। जब सबसे पहला जो शिलालेख है हमारा, उसमें आपको एनिमल स्लाउटर के बारे में दिया गया है कि उस वक्त में जो एनिमल का जो स्लाउटरिंग होता था, गौ हत्या या कोई भी तरह के जानवरों का हत्या, उसमें बैन था उस वक्त में। फिर दूसरे शिलालेख में डिस्क्रिप्शन दिया गया था साउथ इंडियन किंगडम के बारे में, चोल साम्राज्य हो गए, फिर आपको पांड्या हो गए, फिर सत्यपुरिया हो गए, फिर केरला पुत्र के बारे में, उसमें साउथ इंडियन किंगडम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया था। फिर आपको तीसरा जो शिलालेख था, उसमें अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी ऑफिसर्स थे उनके बारे में बताया गया था। फिर ब्राह्मण का उस वक्त में क्या रोल हुआ करता था, उस सभी चीज़ों के बारे में उस तीसरे शिलालेख में दिया गया था। फिर चौथा जो शिलालेख आता था, उसके अंदर धम्म का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के अंदर, वो चौथे शिलालेख में था। फिर आपको पांचवा जो शिलालेख था, उस वक्त में जो गुलामों का क्या स्थिति था उसके बारे में दिया गया था। फिर आपको धम्म का महामंत्र के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया था। फिर अशोक बताए थे उस वक्त में कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ माई चाइल्ड। तो उस सभी चीज़ों के बारे में उस शिलालेख में दिया गया था। फिर जो अगला शिलालेख था वो छठवां शिलालेख था, जिसमें आपको लोगों के कंडीशंस के बारे में उस शिलालेख में वर्णन किया गया था। फिर सातवें शिलालेख में उन्होंने किंग जो थे वो टॉलरेंट हुआ करते थे हर रिलीजन के लिए उस वक्त राजा सहिष्णु हुआ करते थे, उसके बारे में वर्णन था सातवें शिलालेख में। फिर आपको आता आठवां शिलालेख, और आठवें शिलालेख में अशोक वो धम्म यात्रा किए थे और बोध गया और बोधि ट्री के यात्रा पे गए थे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फिर आपको आता है नौवां शिलालेख, जिसमें जो उस वक्त जो कोई भी बर्थ लेता था, फिर शादी होती थी या मृत्यु होती थी, तो उस टाइम में जो जितने भी कार्यक्रम या क्रियाक्रम हुआ करते थे उन सभी चीज़ों के बारे में आठवें शिलालेख में डिस्क्रिप्शन दिया गया। फिर आपको 10वां शिलालेख था, सॉरी हाँ 9वां हो गया ये। फिर 10वां शिलालेख था, मीन्स उस वक्त में जो धम्म का पॉलिसी था उसके अंदर क्या उसका फेम था, क्या ग्लोरी था उस धम्म का, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। फिर आपको आता 11वां शिलालेख, और 11वें शिलालेख में धम्म के पॉलिसी के बारे में बताया गया था। फिर जितने भी एनिमल के स्लॉटरिंग होते हैं, मीन्स जीव हत्या के बारे में उसमें मना किया गया था। फिर लोग लिबरल थे या किस टाइप के थे, उस सभी चीज़ों के बारे में उस 11वें शिलालेख में वर्णन किया गया था। फिर आपको आता 12वां शिलालेख, और 12वें शिलालेख में रिलीजन के लिए जो टॉलरेंस था उस वक्त में उस सभी चीज़ों के बारे में दिया गया था। मतलब कि 7वां और 12वां शिलालेख लगभग इक्विवेलेंट थे, एक टाइप के थे। फिर आपको आता है 13वां, तो कलिंग युद्ध के बारे में उस शिलालेख में वर्णन था। और फिर 14वां शिलालेख में धर्म का जो प्रशासन था उस वक्त में उस सभी चीज़ों से रिलेटेड सूचना को उस 14वें शिलालेख में दिया गया था। तो ये तो अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट्स जो थे वो 14 थे। फिर आपको कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं जो कि ऑप्शंस में दे रखे हैं। रुमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन, तो ये आपको एक माइनर रॉक एडिक्ट मींस लघु शिलालेख का एक पार्ट है। और ये कहाँ पे था? रुमनदेही, ये लुम्बिनी के अंदर, जहाँ पे शाक्य मुनि का जन्म स्थल भी था, वहाँ पे गौतम बुद्ध जो थे वहीं पे उनका जन्म हुआ था। तो उन सभी चीज़ों के बारे में उस रुमनदेही स्तंभ में दे रखा है। फिर अशोक ने कुछ लघु शिलालेख ऐसे हैं जो कि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको देखते हैं। एक भबरू जो कि राजस्थान के विराट नगर में है, उसमें बौद्ध धर्म का वर्णन दिया गया है। और ये एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो बेलनाकार आकृति का है, ये भबरू शिलालेख, ठीक है। और गुर्जरा जो कि एमपी के अंदर है, उसमें अशोक का नाम अशोक लिखा है। और
ये सारे के सारे शिलालेख हो गए। अब चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा अकाउंट्स ऑफ ह्यूनसेंग। अब देखिए ह्यूनसेंग की बात आई है तो ह्यूनसेंग जो जब ये इंडिया के अंदर आए थे तो ये आपको इंडिया के बारे में अपने बुक में बताए थे कि यहाँ इंडिया में मोस्टली लकड़ी का घर होता है, ईंट का बना हुआ घर होता है या गोबर का बना हुआ घर होता है। फिर ह्यूनसेंग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से भी जाना जाता है और इनको मास्टर ऑफ लॉ भी कहा जाता था। फिर ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और हर्षवर्धन इनको इलाहाबाद के अंदर जो कुंभ मेला हुआ था उसमें इनवाइट किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा इनको। फिर ये लगभग 5 साल तक नालंदा के अंदर रहे थे और नालंदा के अंदर इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी थी और इनके जो गुरु थे उनका नाम था सीलभद्र। ठीक है, और ये ह्यूनसेंग के पर्सनल टीचर हुआ करते थे और ये अमरावती में भी अभिधम्ब पिटक का जो टेक्स्ट था उसको वहाँ पे पढ़े थे। तो ये क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, और कुछ ज़्यादा डिटेल बता दिया हूँ तो वो आप इसको सही से पढ़िएगा तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक ही कब्र में मिले 3 मानव कंकाल सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। 3 ह्यूमन स्केल्टन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट, ऑप्शन है हमारे पास सराय नहर राय, फिर आता है दमदमा, फिर आता है महादाहा, फिर आता है लैंग हनास। तो इसका जो राइट आंसर होगा दमदमा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है इसका। सॉरी इसका स्केच नहीं वर्क कर रहा। हाँ, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। इसमें क्या था देखिए, दमदमा के अंदर जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर है, यहाँ पे जो एक्सकेवेशन हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये कब हुआ था आपको 1882 से 87 के बीच में, और यहाँ पे लगभग 41 ह्यूमन का स्केल्टन मिला था, वहाँ पे ग्रेवयार्ड पाया गया था। ठीक है, इसमें ये 4 तरीके के स्केल्टन मिले थे वहाँ पे। एक तो 2 टाइप का मिला था, 2 मेल को और फीमेल को 2 जगह उसका कंकाल तंत्र मिला। फिर एक ऐसा था जिसमें 2 फीमेल का कंकाल तंत्र एक साथ मिला। फिर एक था आपको जिसमें 2 मेल और 1 फीमेल का कंकाल तंत्र मिला। तो इसमें क्या है, 3 मानव कंकाल तंत्र कहाँ पे मिला था, तो वो दमदमा के अंदर मिला था। वहीं पे अगर आप क्वेश्चंस में रहता कि 4 मानव कंकाल कहाँ पे मिला था, तो ये आपको सराय नहर राय जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही है वहाँ पे मिला था 4। और लगभग यहाँ पे टोटल कितने कंकाल तंत्र मिले थे, तो 15 कंकाल तंत्र मिले थे। फिर आपको ऑप्शन में है महादाहा, ये भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है और यहाँ पे 35 लगभग टोटल कंकाल तंत्र मिले थे। तो इसका जो राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, वो दूसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, पृथिव्यः प्रथम वीर वॉज द टाइटल ऑफ, पृथिव्य प्रथम वीर की उपाधि थी, किन की उपाधि थी? ऑप्शंस में हमारे पास है समुद्रगुप्त, फिर राजेंद्र वन, फिर आता है अमोघ वर्ष, फिर आता है गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो इसका जो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। तो समुद्रगुप्त की बात आई तो उनके बारे में कुछ और टाइटल्स को देख लेते हैं, उनको क्या क्या कहा जाता था। समुद्रगुप्त का एक और टाइटल था जिनको उनको कहा जाता था कविराज। ठीक है, कविराज हो गया, किनके द्वारा कहा गया था, तो प्रयाग प्रशस्त में। फिर आपको आता है उनको अश्वमेधा भी कहा जाता है, वो अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे और उन्होंने 7 डिफरेंट तरीके के सिक्के को जारी किया था। फिर उनका जो काल था गुप्त काल, वो भारत के अंदर स्वर्ण युग कहलाता। ठीक है, अब इलाहाबाद के जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें आपको ये समुद्रगुप्त के बारे में दिया गया है, उनके युद्धों के बारे में उस शिलालेख में वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर आता है आपको समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये किसने कहा था, तो ये आपको कहा गया था V.A. स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया था। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, राजेंद्र क्या है, अगला पॉइंट है राजेंद्र वन। अब राजेंद्र वन से रिलेटेड कुछ युद्ध हुआ था, ये श्रीलंका के खिलाफ युद्ध लड़े थे और वो कौन से किंग थे, तो महादेव पाँच से लड़े थे और श्रीलंका के ऊपर अपना कब्जा कर लिए थे। फिर इन्होंने चालुक्य किंग जय सिन्हा को हराया था और उनकी जो बाउंड्री थी चोला और चालुक्य के बीच जो बाउंड्री थी वो तुंगभद्रा रिवर बाउंड्री माना जाता था। फिर इन्होंने एक सिटी नगर बसाया, जब ये नॉर्थ इंडिया पे विजय प्राप्त कर लिए थे तो इन्होंने एक नगर बसाया जिसका क्या नाम था, गंगई कोंडा चोलापुरम। और इसके अंदर में एक इस शहर के अंदर राजेश्वरम टेम्पल बनाया था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगला अब जो हमारा पॉइंट है उसको हम देखेंगे। अगला पॉइंट है अमोघ वर्ष। अब अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के शासक थे और ये
जैनिज्म के फॉलोअर थे। तो ये क्लियर हो गया इनसे रिलेटेड पॉइंट। फिर आता है आपको गौतमी पुत्र सतकर्णी, और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इनका जो टाइटल हुआ करता था, क्या हुआ करता था इनका टाइटल? तो इनको राजा राजा भी कहा जाता था। गौतमी पुत्र सतकर्णी को राजा राजा भी कहा जाता था, फिर इनको महाराजा भी कहा जाता था। और ये बुद्धिस्ट मॉन्क को जमीन दान दिए थे, बुद्धिस्ट मॉन्क को जमीन दान दिए थे। फिर इनका जो साम्राज्य था, आपको नॉर्थ में मालवा रीजन था, फिर साउथ में आपको कृष्णा नदी के तट तक था इनका साम्राज्य, फिर आपको ईस्ट में बेरार चले जाइए, और वेस्ट में कोंकण तक इनका साम्राज्य था। तो ये क्लियर हो गया इस पॉइंट का, जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा समुद्रगुप्त सही जवाब है, पहला ऑप्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार? ऑप्शन है हमारे पास गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल। तो विक्रमशिला विहार की जो स्थापना करी गई थी वो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। अब ये धर्मपाल किस वंश के राजा थे? तो पाल वंश के राजा थे, और पाल वंश स्थापित किस राजा के द्वारा किया गया था? तो ये गोपाल के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन है हमारे पास वारंगल, नागलपुरा, उदयगिरी, चंद्रगिरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा नागलपुरा। अब देखिए नागलपुरा किस लिए बसाया गया था? क्योंकि कृष्णदेव राय की माँ का नाम क्या था? नागला देवी उनकी माँ का नाम था, और इसीलिए उन्होंने अपने माँ के याद में इस शहर को बसाया था, जो कि विजयनगर के नज़दीक में था। अब कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे, ये भी पूछा जा सकता। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आए थे, संगम, शुलुभ, तुलुभ, अरिविडु। ये 4 वंश थे। तो ये तुलुभ डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, और इन्होंने कुछ टाइटल ले रखा था अपने आप में। तो इनको क्या कहा जाता था? कन्नड़ राज्य रामा रमन। फिर आता है, इनको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। इनके साम्राज्य काल में कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण युग आया हुआ था। इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे, जिसमें तेनालीराम हो गए, एक अलासनी पेडन्ना, जो कि कन्नड़ साहित्य के बहुत जाने माने विद्वान हुआ करते थे। तो वो सब इनके साम्राज्य में थे, इनके अष्ट दिग्गज में से एक थे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न आएगा उसको देखते हैं। जहांगीर मेनली पैट्रोनाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स? ऑप्शन है हमारे पास चित्र, आर्किटेक्चर, प्रतिमा, संगीत। तो जहांगीर पेंटिंग से रिलेटेड है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब जहांगीर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं, तो उसको हम यहाँ पे बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए, जहांगीर का जो असली नाम था, जहांगीर वो जब खुद सम्राट बना था तब वो अपना नाम जहांगीर रख लिया था। उससे पहले जब वो बचपन में उनका नाम था नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम। अकबर उनको प्यार से सेखू बाबा भी बुलाते थे, और उनकी माँ का नाम मरियम उज जमानी था, मीन्स हरका बाई या जोधा बाई भी कह सकते। तो जहांगीर की माँ थी। और जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के वक्त में जो पेंटिंग का स्वर्ण युग था, मीन्स उस वक्त में पेंटिंग और आर्ट रिलेटेड बहुत ज़्यादा राइज हुआ था। तो उनके जो फेमस पेंटर थे वो कौन थे? एक तो आपको आ गया अबुल हसन हो गया, फिर मंसूर चिड़िया के पेंटिंग के लिए फेमस थे, और उन्होंने एक चिड़िया बनाया था जिसका नाम रखा गया था अनारकली, ठीक है। फिर उनके दरबार में एक बिशन दास नाम के पेंटर थे, फिर गोवर्धन हो गया, फिर भीम आ गया, इनायत हो गया। ये सारे के सारे पेंटर किसके साम्राज्य में थे? तो जहांगीर के टाइम पीरियड में थे। फिर आपको आता है जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो जहांगीर का जन्म हुआ था आपको 1569 के बीच में। फिर आपको आता है इनका कोरोनेशन कब हुआ था? तो जहांगीर का कोरोनेशन हुआ था आपको 24 नवंबर 1605। फिर अकबर इनको सेखू बाबा बुलाते थे, ये क्लियर हो गया। और इनके जो टीचर थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि बैरम खान के पुत्र हुआ करते थे, और इनको जो खाने खाना का उपाधि मिला था गुजरात विजय के बाद अकबर ने इनको दिया था 1576 में। फिर इन्होंने बहुत सारी शादियाँ कर रखी थी। सबसे पहला जो शादी इन्होंने किया था वो मान सिंह की बहन से, जिनका नाम था मान बाई, जिनका शादी होने के बाद उनका नाम रखा गया था शाह बेगम। अब इन्होंने सुसाइड कर लिया था। इनके सुसाइड के पीछे रीज़न क्या था कि ये जहांगीर जो थे वो बहुत पहले तो खैनी बहुत खाते थे, और इन्होंने खैनी सबसे पहले इंडिया के अंदर खैनी का कल्टीवेशन जहांगीर के द्वारा ही किया गया था, और बाद में ये शाह बेगम के मना करने पर इन्होंने उसका कल्टीवेशन बंद कर दिया। फिर वो दारू पीने लगे, तो फिर दारू पीते पीते ही इनकी लास्ट में मृत्यु भी हो गई थी। फिर इनकी जो दूसरी शादी हुई थी जगत गोसाई से, जिनका पुत्र था खुर्रम, जिसको शाहजहां कहते हैं। फिर एक साहिब जमाल था जिसका पुत्र परवेज था। फिर चौथा शादी किया था तो उनसे आया था शहयार। और फिर पांचवा शादी इन्होंने नूर जहां से किया था। अब नूर जहां का असली नाम क्या था? मेहरुन निसा। अब नूर जहां, जहांगीर से पहले एक और शादी की हुई थी जिसका नाम था अली कुली बेग, ठीक है। अब
नूर जहाँ की माँ का क्या नाम है? असमत बेगम, और उनके पिता का नाम ग्यास बेग। अब असमत बेगम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये असमत बेगम ही थी जिन्होंने इंडिया के अंदर रोज से, मतलब गुलाब के फूल से सबसे पहले क्या बनाया था? सेंट बनाया था। तो ये असमत बेगम हो गया, नूरजहाँ की माँ। जहांगीर की सासू माँ ने सेंट का आविष्कार किया था। फिर जहांगीर के जो ससुर जी थे जिनका नाम क्या था? एतमाद उद्दौला, जिनका टॉम्ब कहाँ पे है? आगरा के अंदर है। वो पहला ऐसा टॉम्ब है जो कि उजले संगमरमर से बना हुआ है। फिर नूरजहाँ जो थी वो एक जनता ग्रुप बनाई थी। फिर जहांगीर टोबैको कल्टीवेशन स्टार्ट किए थे, ये आपको पता ही था, बाद में बंद कर दिए थे। फिर ये बनाए थे आपको, इन्होंने जो एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसका क्या नाम था? तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। और उसमें था 12 घोषणा पत्र, जिसको क्या बोलते हैं? आईन ए जहांगीरी। फिर इन्होंने एक न्याय की जंजीर बनाई थी जिसका उस वक्त में क्या नाम हुआ करता था? जंजीर ए अदली। उसमें टोटल कितनी कड़ियाँ थी? एग्जाम्स में पूछा जाता तो उसमें टोटल 39 कड़ियाँ लगाई हुई थी, जो कि आगरा के किले के पास में था। अब पेंटर से रिलेटेड और क्वेश्चन आता है, तो जहांगीर के टाइम पीरियड में तो अलग पेंटर थे, और एक पेंटर हुआ करता था अकबर के टाइम में। जो कौन कौन मशहूर थे? तो एक थे दासवंत और बसावंत, जो कि जहांगीर के दोस्त हुआ करते थे। अब जहांगीर के टाइम पीरियड में कुछ इंग्लिश मैन आए थे, अंग्रेज लोग आए थे। एक तो सबसे पहले आए थे आपको कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कब आए थे इंडिया के अंदर? 1608 में, जिसको जहांगीर ने फिरंगी खान नाम दिया, फिर उसको इंग्लिश खान भी बताया। फिर दूसरी बार एक और अंग्रेज आए थे, थॉमस रॉ। वो कब आए थे? 1615 ईस्वी में, ये जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे। अब रक्षाबंधन का त्यौहार सबसे पहले जहांगीर के द्वारा ही मनाया गया था। फिर रक्षाबंधन की बात की हमने, तो एक होली का त्यौहार सबसे पहले किस सम्राट के द्वारा मनाया गया था? तो वो आपको थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका पहला नाम, जो बचपन का जो नाम था, जौना खान था, जिसके नाम पे जौनपुर शहर बसाया गया था। वो किसने बनाया था वो शहर? तो आपको फिरोज शाह तुगलक भी बनाया था। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया, छठवां क्वेश्चन का पहला आंसर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, हु वॉज कॉल्ड अ स्लैब ऑफ ए स्लैब? दास का दास किसे कहा जाता था? ऑप्शन से हमारे पास मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। अब इल्तुतमिश की यहाँ पे बात आई है तो उनसे रिलेटेड भी पॉइंट्स को देखते हैं। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था 1210 से लेके 1236 के बीच में था। उन्होंने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को पूरा किसके द्वारा कराया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। और उनको क्या कहते हैं? रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। फिर मुस्लिम रिलीजन का जो असली फाउंडर किसको कहा जाता है? तो वो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश ने एक इक्ता प्रथा लाया था, वेतन के बदले भूमि दी जाती थी इसमें। फिर एक सॉरी, इल्तुतमिश एक चालीसा का निर्माण करा था अपने टाइम पीरियड में, जिसको क्या कहते थे? तुर्क ए चहलगनी चालीसा जिसको कहते थे। उन्होंने सिक्का भी जारी किया था, जो कि एक का नाम था टाका, जो कि चांदी का सिक्का हुआ करता था, और दूसरा जो था वो जीतल का सिक्का हुआ करता था, जो कि तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ था। चलिए और कुछ पॉइंट देखेंगे इल्तुतमिश से रिलेटेड, तो नहीं, अब ये बहुत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, बलबन ऑप्शन में है तो उनके बारे में भी कुछ पॉइंट को हम देखेंगे। तो बलबन जिनका असली नाम क्या हुआ करता था? बहुउद्दीन या उलुब खान के नाम से भी वो जाने जाते थे। बलबन साहब उलुब खान के नाम से जाने जाते थे। फिर आपको आता है, इन्होंने आयरन और ब्लड पॉलिसी दिया था, जो कि बीपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। आयरन और ब्लड पॉलिसी बलबन के द्वारा दिया गया था। थ्योरी ऑफ किंगशिप बलबन के द्वारा दिया गया था। फिर इन्होंने सजदा प्रथा और पैबोस प्रथा का शुरुआत किया था, ये बलबन के द्वारा किया गया था। और ये तुर्कान ए चहलगनी जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था चालीसा को, उसको भंग कर दिया बलबन ने। फिर इन्होंने एक इंटेलिजेंसी ब्यूरो अपने टाइम पीरियड में जिसका नाम था बड़ीद, उसकी संरचना कराई थी। फिर आपको ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको सिपाही सलार के नाम से भी जाना जाता है। 1206 से 1210 के बीच में इनका टाइम पीरियड था। इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन को पील बख्श भी कहा जाता है। पील मीन्स हाथी हुआ करता था, वो हाथियों का दान किया करते थे। फिर कुरान ख्वाबा भी कहा जाता था ये कुतुबुद्दीन को ऐबक को। फिर
भारत में सबसे पहला जो मस्जिद का निर्माण कराया गया था वो कुतुबुद्दीन के द्वारा कराया गया था। उस मस्जिद का क्या नाम है जो कुतुब मीनार के अंदर है? कुतुबुल इस्लाम मॉस्क कुतुब मीनार के अंदर है। फिर उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था अजमेर के अंदर। फिर कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही शुरू कराया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो इस पॉइंट का जो आंसर होगा स्लैब ऑफ स्लैब, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत सीखा? ऑप्शन है हमारे पास हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो अब अकबर की बात आई तो अकबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम देखेंगे यहाँ पे। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1942 को। इनकी माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो या मरियम मकानी। फिर इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? कलनौर, जो कि पंजाब के पास में एक छोटा सा कस्बा था वहाँ पे। और इनके शिक्षक कौन थे? पीर मोहम्मद, जिसका जिसका दूसरा नाम उपनाम क्या था? यार लतीफ़। और बैरम खान ने भी इनको कुछ शिक्षा दिया था, जैसे घुड़सवारी हो गया, फिर आर्चरी हो गया, और जितने भी अदर एक्टिविटी थे वो बैरम खान ने इनको सिखाया था। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े थे जिसको हम यहाँ पे देखते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 1556 में ये पानीपत का युद्ध लड़े थे हेमू के खिलाफ। हेमू जो कि 14वें, टोटल इतिहास के अंदर 14 विक्रमादित्य हुए थे, तो सबसे 14वें वाले जो विक्रमादित्य थे वो हेमू ही थे। सबसे पहले विक्रमादित्य कौन हुआ करते थे? तो चंद्रगुप्त सेकेंड, द्वितीय हुआ करते थे। फिर 1560 में अकबर ने दूसरा जो युद्ध लड़ा था वो दिलवारा का युद्ध था। फिर 1572 में गुजरात का युद्ध जीता था और उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था और अब्दुल रहीम खाने खाना का उपाधि दिया था। फिर 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध इन्होंने हल्दीघाटी की युद्ध लड़ी थी। इन्होंने कुछ प्रथा को स्टार्ट करा था, मनसबदारी प्रथा, जो कि टोडर मल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मनसबदारी प्रथा। फिर मजहरनामा एक प्रथा था जो कि अकबर के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। इन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी जिसको कहते थे दीन ए इलाही। फिर आपको आता है झरोखा दर्शन, जो कि अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था। फिर एक जब्ती प्रथा हो गया, वो अकबर के ही द्वारा शुरू किया गया था। फिर तुलादान हो गया, वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। जजिया टैक्स जो कि गैर मुस्लिम के ऊपर लगता था, उसको बंद कर दिया गया था। फिर दास प्रथा को बंद कर दिया गया था। सती प्रथा को भी अकबर ने बैन करने के लिए बहुत ही प्रयास किया था। बाल विवाह को बंद किया गया था अकबर के टाइम पीरियड में। तो ये सारे के सारे अकबर जो कि कुछ प्रथाएं को रिलीज़ कर कुछ चीज़ें को इम्प्लीमेंट किए थे अपने साम्राज्य के अंदर, वो सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। अकबर के कुछ निर्माण को देख लेते हैं, जैसे कटक का किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। इलाहाबाद फोर्ट अकबर के द्वारा बनाया गया था। आगरा फोर्ट अकबर के द्वारा बनाया गया था। लाहौर फोर्ट अकबर के द्वारा बनाया गया। इबादत खाना बनाया गया था जहाँ पे सब लोग नमाज पढ़ते थे। फिर आपको बुलंद दरवाज़ा जो कि गुजरात विजय के बाद बना था। पंचमहल जो कि फतेहपुर सिकरी के अंदर है वो अकबर के द्वारा बनाया। जोधाबाई महल अकबर के द्वारा बनाया गया था। ये सारे के सारे अकबर से रिलेटेड पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मदरसा which was specialized in the teaching of Muslim jurisprudence was located in, ऑप्शन है हमारे पास लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट, हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा लखनऊ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस वर्ष हराया था? ऑप्शन है हमारे पास 1527, 26, 25, 24। तो ऑप्शन 2 सही जवाब है। अब बाबर की यहाँ पे बात आ रही है तो उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। बाबर जो युद्ध लड़े थे 1502, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत उन्होंने हार से की थी। 1502 में उन्होंने सर ए पूल का युद्ध लड़ा था, किनके खिलाफ? अपने चाचा सैवानी खान के विरुद्ध, जिसमें बाबर की हार हो गई थी और सैवानी खान जीत गए थे। फिर आपको आता है 1504 में बाबर ने दूसरा युद्ध लड़ा था और उन्होंने काबुल पे कब्जा जमा लिया था और उन्होंने एक टाइटल लिया था जिसको कहते हैं पादशाह। फिर आता है आपको 1526 में उन्होंने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी और वो उनका 5वां प्रयास था जो इब्राहिम लोदी और बाबर के विरुद्ध हुआ था और बाबर इसमें विजयी हुआ था। बाबर इस युद्ध में तुगल नुमा वार पॉलिसी को अपनाया था। फिर उस्मानी विधि को इस युद्ध में अपनाया था। फिर तोप का युद्ध इस युद्ध में पहली बार हुआ था। गोली का युद्ध इस युद्ध में पहली बार हुआ था। वो सब के सब बाबर के द्वारा। बाबर के मात्र 12,000 ही सैनिक थे और वहाँ पे इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से अधिक सैनिक थे, फिर भी बाबर की उस युद्ध में जीत हुई। बाबर को मालियों का राजकुमार भी कहा जाता है। फिर बाबर जो नेक्स्ट युद्ध लड़े थे 1527 में, वो राणा सांगा से लड़े थे।
जिसके बाद उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया था, और वो जो युद्ध हुआ था कहाँ पे हुआ था, वो आपको खानवा के अंदर हुआ था। इस युद्ध के विजय के बाद बाबर ने एक टाइटल लिया था जिसको कहते हैं कलंदर। कलंदर की उपाधि 1527 में खानवा युद्ध के बाद उन्होंने लिया। फिर आपको आता है नेक्स्ट युद्ध। अब ये 1527 में जब वो कलंदर का उपाधि लिए थे, अब राणा सांगा से जीत गए थे, तो उन्होंने काबुल में शाहरुखी सिक्के का बंटवारा किया था काबुल के अंदर। तो ये सारे के सारे हो गए आपको। नेक्स्ट आता है 1528। 1528 में 1528 में उन्होंने चंदेरी की लड़ाई लड़ी थी, किसके विरुद्ध, मेदिनी राय के खिलाफ। फिर उसमें भी उन्होंने जीत हासिल की। फिर आपको 1529 घाघरा की लड़ाई लड़ी थी, और वो किसके किसके विरुद्ध था, तो वो अफगान और बंगाल के सुल्तान के विरुद्ध था, और वो पानी और जल दोनों से लड़ा गया युद्ध था। बाबरनामा जो कि तर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था बाबर के द्वारा, उसको पर्सियन में ट्रांसलेट किया गया था, किसके द्वारा, अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। और उस पर्सियन में ट्रांसलेशन का क्या नाम था, तुर्क ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। तो ये क्लियर हो गया। बाबर को जो दफनाया गया था वो कहाँ पे, पहली बार तो उनको आराम बाग जो कि आगरा के अंदर है, फिर उनका जो ख्वाहिश था कि उनको काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में उनको काबुल उनके मकबरा को शिफ्ट कर दिया गया। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग ईयर्स। ऑप्शन हमारे पास 1820 से 27, 1819 से 26, 1822 से 1829, फिर 1828 से 1825। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1820 से 1827, ऑप्शन 1 सही जवाब है। सर थॉमस मुनरो जिनकी मृत्यु कोलरा के कारण हो गई थी 1827 में, और इन्होंने एडुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया था मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। फिर आपको रैयतवारी सिस्टम भी मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर लॉन्च किया था साउथ इंडिया में। फिर ये हो गया, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन बाय। प्राचीन भारत की जड़ें किसके द्वारा लिखी गई थी, ये हिंदी पूरा ट्रांसलेट हो गया। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया एक बुक थी जो कि आपको WA फेयर सर्विस के द्वारा लिखी गई थी, वाल्टर फेयर सर्विस। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है, फर्स्ट कार्नेटिक वार। पहला कार्नेटिक वार कब हुआ था, तो पहला जो कार्नेटिक वार हुआ था आपको 1746 से 48 के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, एक ट्रिटी हुआ था एक्स ली चैम्पली, जो कि साउथ इंडिया के अंदर ये कार्नेटिक वार हुआ था। तो पहला का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट का चौथा, तो फर्स्ट का चौथा किसमें, बस तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, तीसरा पॉइंट। फिर दूसरा देखते हैं, थर्ड कार्नेटिक वार। थर्ड कार्नेटिक वार आपको 1756 से 63 के बीच में हुआ था, और इसमें क्या होता है, ट्रिटी ऑफ पेरिस हुआ था। तो बी का जो ऑप्शन होगा फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ की सही है। नेक्स्ट आता है सेकेंड कार्नेटिक वार, ये आपको 1749 से 1754 के बीच में हुआ था, और ये इसका जो कंक्लूजन क्लियर नहीं हुआ था, बट उस वक्त में एक ट्रिटी हुआ था पौंडीचेरी के अंदर। फिर आपको आता है उसी वक्त में तीसरा जो कार्नेटिक वार हुआ था 1756 से 69 के बीच में, और इसमें मैसूर विजयी हुआ था, और उसके बाद भी एक ट्रीटी हुआ था कि ब्रिटिशर हार गया था। फिर आपको उसी वक्त में एक फ्रांस के विरुद्ध एक युद्ध हुआ था 1760 में बैटल ऑफ वांडी वास। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, द नेम ऑफ DK कर्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में। ऑप्शन है सती प्रथा, इन्फेंटिसाइड, वुमेन एजुकेशन, विडो, रिमैरिज। तो महिला शिक्षा से रिलेटेड है DK कर्वे का। DK कर्वे ने क्या क्या किया था उनके बारे में देख लेते हैं। DK कर्वे को महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट क्लियर है। फिर इन्होंने वुमेन एडुकेशन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था। फिर विडो रिमैरिज के लिए भी इन्होंने अच्छे काम करे थे। फिर 1896 में एक ये आश्रम बनाए थे विडो के लिए और ऑर्फेन के लिए, कहाँ, पूना के अंदर 1896 में। फिर आपको ये 1916 में एक वुमेन यूनिवर्सिटी बनाए थे पुणे में। फिर इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1955 में। पद्म भूषण आपको स्टार्ट कब हुआ था, तो ये आपको 1954 में हुआ था, और पहला पद्म भूषण मिला था आपको डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को, और 55 में ये DK कर्वे साहब को मिला। फिर 1958 में DK कर्वे को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज़ बीन यूज्ड फॉर। भारतीय गौरव के अंतिम पुत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा ट्रांसलेशन इसका गलत हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा हेमू। जो भारत के इंडियन ग्लोरी के जो लास्ट सन थे वो हेमू थे। वो 14वें विक्रमादित्य थे।
और हेमू का डेथ कब हुआ था? तो हेमू का डेथ हुआ था जब ये अकबर जो अपना पहला युद्ध लड़े थे, ये कब लड़े थे आपको? 1556 में, 1556 में। और हेमू को भी इतिहासकारों के द्वारा नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये क्लियर हो गया। 15वें क्वेश्चन का जो आंसर है, सही जवाब है चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? ऑप्शन है हमारे पास मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। हिंदी में ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे शौकत अली। चलिए, तो इस नेक्स्ट आता है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। जिन्ना नहीं थे। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई। बट इसका जो फाउंडर थे, ये प्रोमिनेंट लीडर थे खिलाफत मूवमेंट का, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। देखिए, इंडिया के अंदर भी खिलाफत मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन सेट किया गया था 1919 के अंदर, और ये मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों अली ब्रदर के नाम से जाने जाते थे। लखनऊ के अंदर एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी सेटअप किया गया था किनके द्वारा? जान मोहम्मद, हशरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा। तो ये सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं खिलाफत कमेटी से। बाद में ये जो खिलाफत मूवमेंट था, ये 1920 के अंदर जब गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था, उसमें अटैच हो गया था ये खिलाफत मूवमेंट और एक बड़ा आंदोलन बन गया था। और ये आंदोलन आपको चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उसके बाद गांधी जी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिए थे। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। द देवबंद मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस स्टार्टेड इन द ईयर, यूपी संयुक्त प्रांत में देवबंद आंदोलन वर्ष किस वर्ष में शुरू हुआ था? ये आपको शुरू हुआ था देवबंद मूवमेंट 1886 में। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो सही जवाब है। और ये किसके द्वारा शुरू किया था? देवबंद मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये आपको मोहम्मद कासिम नैनो तनी और राशिद अहमद के द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और इसको कंट्रोल किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता था? तो एक था आपको दारुल उलूम देवबंद, और एक जमीयत उलेमा ए हिंद नाम का दो ऑर्गेनाइजेशन था, उसके द्वारा इसको किया जाता था। अब देवबंद किस ज़िले के अंदर आता? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक है आपको सहारनपुर, वहीं पे देवबंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास इन 1923 एडी? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा किस पार्टी की स्थापना करी गई थी? तो ये जो पार्टी थी आपको स्वराज पार्टी, ऑप्शन 3 सही जवाब है। स्वराज पार्टी जब चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिए थे, तब गुस्सा होकर ये सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू एक स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। और इसका जो पहला सेशन हुआ था आपको कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद के अंदर हुआ था। इस पार्टी के जो और अदर प्रमुख नेता थे, इसमें आपको थे एक हुसैन शहीद थे, और एक सुभाष चंद्र बोस थे, विट्ठल भाई पटेल थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे सी आर दास, ये बात आप याद रखिएगा, सी आर दास, जिनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अब ये स्वराज पार्टी का फुल नेम क्या था, पूरा नाम क्या था? तो इसका नाम था आपको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम्स में पूछ दें। फिर आपको आता है ये स्वराज पार्टी 1926 जाते जाते ख़त्म हो गया था। 1926 में एक पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1926 में। उसमें कुछ स्वराज पार्टी के फाउंडर मिलके उस पार्टी को बनाए थे, जिस पार्टी का नाम था स्वतंत्र दल किनके द्वारा बनाया गया था? तो एक आपको थे मदन मोहन मालवीय, और एक दूसरे भाई साहब थे लाला लाजपत राय। इन दोनों के द्वारा ये स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी गई थी, और स्वराज पार्टी के सारे मेंबर इसमें आ गए थे, और स्वराज पार्टी ख़त्म हो गया था। और उसके ख़त्म होने के पीछे एक और रीज़न था कि सी आर दास की डेथ हो गई थी 1925 के अंदर, जिसके कारण ये पार्टी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। 19वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी इज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स? गोद हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। अब लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब का था? तो वो आपको था 1848 से लेके और 56 तक। ये भाई साहब जब तक रहना, हर एक ईयर एक एक साम्राज्य को, एक एक राज्य को अपने अंदर मिलाया करते थे। तो सबसे पहले इन्होंने 1848 में सबसे पहला जो इनका शिकार हुआ था 17। फिर आपको इसमें ऑप्शन में दे रखा है झांसी को इन्होंने 1853 में एक्वायर कर लिया। फिर करौली आता है, करौली को इन्होंने 1855 में अपने अंदर शामिल कर लिया। फिर अवध, सबसे लास्ट में आपको अवध आया था
और ये 1856 में, मतलब ये 2-3 साल और रहते, 2-3 और को शामिल कर लेते अपने अंदर। फिर एक बागपत आता है, ये 1850 में। संबलपुर को इन्होंने 1849 में, दूसरा शिकार इनका वही हुआ था, संबलपुर और जयपुर। फिर उदयपुर को इन्होंने 1852 में अपने अंदर मिला लिया, नागपुर 1854 में। ये सारे के सारे इन्होंने लगभग कितने टोटल 7-8 राज्य को अपने अंदर मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है हमारे पास रॉलेट एक्ट, मैस्क्री और एट जलियांवाला बाग। हाँ, जलियांवाला बाग जो कि 13 अप्रैल 1918 में हुआ था। इसी इंसिडेंट के बाद इन्होंने अपना नाइटहुड वापस दे दिया था। रॉलेट एक्ट कब आया था आपको? रॉलेट एक्ट आया था 1919 के मार्च में, ठीक है। नेक्स्ट आता साइमन कमीशन, ये इंग्लैंड के अंदर तो 27 नवंबर 27 में बन गया था, बट ये इंडिया 1928 में आया था। फिर आपको है क्रिप्स मिशन कब आया था इंडिया के अंदर? ये 1942 में आया था। तो ये क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न है शायद। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान अगेंस्ट ब्रिटिश। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा अंग्रेज के खिलाफ शुरू किया गया आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन है हमारे पास लाल कमीज, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, नन ऑफ दी अबव। ये खिलाफत मूवमेंट कब लाया गया था आपको? 1919 के अंदर। भारत छोड़ो 1942 के अंदर। लाल कमीज आंदोलन यही भाई साहब खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनका जो दूसरा नाम है, इनको बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। फिर इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती और रेड शर्ट मूवमेंट ये कब लाए थे? 1930 के अंदर लाए थे, और ये भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था इसके खिलाफ थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर दिया। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा डिटेल में बताए, अगर आप लोगों को ऐसा नहीं चाहिए तो आप ज़रूर बताइए, और पसंद आया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए। कोई कमी नज़र आए तो कमेंट करके बताइए। साथ में पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।